हमारा स्ट्रीमर टाइनी सेपू अपने ब्रोस को लाइव आकर खुशी से हेलो करता है। हाथ में सेल्फी स्टिक लिए वो एडवेंचर के लिए पूरी तरह तैयार दिखाई देता है। चेहरे पर बड़ी सी स्माइल के साथ वो कहता है कि उनकी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की जर्नी अब शुरू होने वाली है। लाखों लोग उसकी लाइव स्ट्रीम देख रहे होते हैं, लेकिन कुछ व्यूअर्स उसके पीछे दिख रहे खूबसूरत नज़ारे और उसके नए सर्वाइवल साइंस वाले कंटेंट पर शक करने लगते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये बैकग्राउंड फेक है। ये सुनकर जेड हल्की मुस्कान के साथ पीछे हटता है ताकि ऑडियंस को पूरा साफ व्यू दिखा सके और सबको यकीन हो जाए कि वो सच बोल रहा है। लेकिन तभी अचानक एक सफेद वैन वहां आ जाती है और बिल्कुल सही समय पर उसके परफेक्ट शॉट के बीच में घुसकर सब बिगाड़ देती है। ये कोई साधारण फोटो बॉम्ब नहीं था। वैन की तेज हेडलाइट्स सीधे उसी पर टिकी हुई थी, जिससे ये पूरी स्ट्रीम अचानक बेहद खतरनाक और असली लगने लगती है। अभी तक शांत और कॉन्फिडेंट दिख रहा से एकदम घबरा जाता है, क्योंकि उसे साफ समझ आ जाता है कि बहुत बड़ा खतरा उसके बेहद करीब पहुंच चुका है। उसकी फैली हुई आंखों में वैन की परछाई अजीब तरीके से मुड़ती हुई दिखाई देती है, जैसे उसमें कोई इंसान ही नहीं बल्कि दूसरी दुनिया की चमकती हुई ताकत भरी हो। तभी अचानक एक तेज चमक फूट पड़ती है और उसके आसपास की पूरी दुनिया ऐसे टूटने लगती है जैसे कांच के हजारों टुकड़े हवा में बिखर गए हो। से खुद को घूमते हुए बाइनरी कोड के भयंकर भंवर में फंसा हुआ पाता है। उसका शरीर धीरे धीरे गायब होकर केवल डेटा में बदलने लगता है। कुछ ही पल बाद हमारा स्ट्रीमर दोबारा प्रकट होता है, लेकिन इस बार वो पूरी तरह हैरान था, क्योंकि उसकी नई जगह किसी लग्जरी रूम जैसी नहीं बल्कि बेहद घटिया और डरावनी लग रही थी। उसके दिमाग में अब भी उस वैन का पागलों जैसा अटैक घूम रहा था, जो उसकी प्लान्ड साइंटिफिक कंटेंट से बिल्कुल अलग था। तभी उसके नीचे एक चमकता हुआ मैजिकल सर्कल बन जाता है और अब किसी भी तरह का तर्क या साइंस बेकार लगने लगता है। इधर उधर देखने पर उसे चूहे, मकड़ियां और मोती लोहे की सलाखें दिखाई देती है। ये कोई 5 स्टार रिजॉर्ट नहीं बल्कि असली जेल थी और वो उसका सबसे नया कैदी बन चुका था, जिसे देखकर बाकी कैदी भी परेशान हो जाते हैं। गीली ताई से ढकी दीवारें साफ बता रही थी कि ये कोई VR सिमुलेशन नहीं बल्कि असली जगह है। वहां की ठंडी हवा उसकी हड्डियों तक पहुंच रही थी। वो जंग लगी सलाखों को पकड़कर अपने दिमाग से इस मुसीबत का वैज्ञानिक जवाब ढूंढने की कोशिश करता है। से घबराए हुए कैदियों के बीच किसी समझदार चेहरे को तलाशता है ताकि कोई उसे बता सके कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। तभी पास में भारी जंजीरों से बंधे एक विशाल जूपे की जोरदार आवाज गूंजती है, लेकिन जेड की सबसे बड़ी चिंता अब भी उसका बंद पड़ा फोन और उसकी स्ट्रीम थी। तभी वो मुड़कर देखता है कि उसकी कोठरी में काले बालों वाला एक रहस्यमयी आदमी खड़ा है, जो आराम से पूछता है कि क्या उसे डर नहीं लग रहा। लेकिन जेड का ध्यान तुरंत उस आदमी से हटकर एक बेहद खूबसूरत जंजीरों में बंधी लड़की पर चला जाता है, जिसे वो तुरंत चुनियो बायो कॉस्प्ले करने वाली समझ लेता है। उसका साइंटिफिक दिमाग जैसे रुक सा जाता है, क्योंकि वो लड़की इतनी सुंदर थी कि किसी कैदी जैसी लग ही नहीं रही थी। चांदी जैसे बालों वाली वो लड़की धीरे से पूछती है कि क्या उसे उससे डर नहीं लगता। हमेशा प्रैक्टिकल रहने वाला सी उसकी भारी जंजीरों की तरफ इशारा करके पूछता है कि आखिर उसने ऐसा कौन सा भयानक अपराध किया है जिसकी वजह से उसे यहाँ बंद किया गया। लड़की उसकी आंखों में देखते हुए रहस्यमयी आवाज में कहती है कि कुछ पाप इंसान के जन्म के साथ ही तय हो जाते हैं। हमारा स्ट्रीमर बैठ जाता है और मान लेता है कि जो चीजें वो जानता है उनसे ज्यादा डर उसे उन चीजों से लगता है जिन्हें वो नहीं समझता। फिर वो कहता है कि डरना तो उसे चाहिए, क्योंकि वो अचानक उसकी टेरिटरी में आ गिरा है। लड़की शांत आवाज में सिर्फ ना कहती है। फिर वो असली सच्चाई बताती है कि ये डेथ रो है और उसने अपनी आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए किसी डीमन को बुलाने की कोशिश की थी, लेकिन गलती से जेड यहाँ आ गया। ये सुनकर सी के माथे पर पसीना आ जाता है और उसे लगता है कि ये लड़की अपनी समनर वाली एक्टिंग को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले रही है। लेकिन जब वो बार बार डेथ रो शब्द सुनता है और लड़की पूरी शांति से अपने समनिंग सर्कल में बैठी रहती है, तब उसे एहसास होने लगता है कि मामला मजाक नहीं है। लड़की धीरे से समझाती है कि इस कोठरी में मौजूद सभी लोगों को कल एग्जीक्यूशन ग्राउंड ले जाया जाएगा। ये सुनते ही भयानक सच्चाई उसके सामने आ जाती है कि उन सबको जिंदा जलाकर मार दिया जाएगा। लड़की उसे एक तरीका बताती है कि अगर समन कैंसिल कर दिया जाए तो वो वापस उसी समय लौट जाएगा जब वैन ने उसे टक्कर मारी थी, यानी अपनी पुरानी दुनिया में। लेकिन फिर गंभीर आवाज में वो कहती है कि वापस जाने का मतलब सीधा मर जाना होगा। अब सी का दिमाग तेजी से सब जोड़ने लगता है। उसे समझ आता है कि ये जेल असली है और उस ट्रक एक्सीडेंट से बच पाना नामुमकिन था। तभी उसे एहसास होता है कि ये चुनिबियों लड़की कोई खेल नहीं खेल रही। डेथ रो और जिंदा जलाकर मारना सब सच है। चांदी बालों वाली लड़की चुनौती भरी नजरों से पूछती है कि अब क्या उसे डर लग रहा है, लेकिन हमेशा उल्टा जवाब देने वाला सेड शांत आवाज में कहता है कि उसे सिर्फ उन्हीं चीजों से डर लगता है जिन्हें वो नहीं जानता। फिर अचानक मुस्कुराकर वो
बाकी कैदियों की तरफ देखता है और कहता है कि उसे प्रिजन ब्रेक बहुत पसंद है। वो पूरे कॉन्फिडेंस से दावा करता है कि एक पॉपुलर साइंस ब्लॉगर होने के नाते उसके पास जेल से भागने के अनगिनत तरीके हैं। घुटनों को पकड़कर बैठी सिल्वर हेयर लड़की धीरे से असंभव कहती है। तभी अचानक धातु पिघलने जैसी आवाज आती है और लड़की हैरानी से देखती रह जाती है कि लोहे की एक मोटी सलाख पिघल चुकी है। वो कांपती आवाज में पूछती है कि ये कैसे संभव है, जबकि जेड आराम से टूटी हुई सलाखों के पास खड़ा था। लड़की चमकती हुई कटी सलाख को देखकर सिर्फ एक ही जवाब सोच पाती है, फायर मैजिक। सी उसकी तरफ मुड़कर हल्की मुस्कान देता है, जबकि लड़की अपने मन में सोचती है कि पुरुष मैजिक इस्तेमाल नहीं कर सकते, मैजिक तो केवल कहानियों की चीज होती है। तभी जेड जीत वाली पोज बनाकर कहता है कि ये साइंस की ताकत है, और लड़की पूरी तरह उलझाती है। फिर वो अपने अजीब लेकिन सामान से भरे बैग में कुछ ढूंढते हुए कहता है कि यही वो चीज है। लड़की उसके उपकरण से निकलती बैंगनी रोशनी को देखकर समझ नहीं पाती, क्योंकि उसमें कोई मैजिकल एनर्जी नहीं थी। फिर भी वो एंटी मैजिक मेटल को पिघला चुका था। सी अपनी आंखों में चमक लिए एक छोटा सा कैन उठाता है और पूछता है कि क्या उसने कभी थर्माइट रिएक्शन के बारे में सुना है। सिल्वर हेयर लड़की धीरे से ना कहती है। अब जेड जेल से बाहर खड़ा अपनी सलाख काटने की कला पर खुश होकर होठ चाटता है। फिर वो अपने पाउडर वाले कैन और चाकू को दिखाते हुए मुस्कुराकर कहता है कि अगर उसने इसके बारे में नहीं सुना तो अब उसे मजा आने वाला है। और वो पूरी तरह हैरान लड़की की तरफ एक सेब बढ़ा देता है। घुटनों के बल बैठकर साई आसान केमिस्ट्री समझाने लगता है। सही मात्रा में एल्यूमिनियम और आयरन ऑक्साइड को मिलाया जाए तो बहुत खतरनाक रिएक्शन होता है। फिर वो अपना लाइटर जलाकर अगला स्टेप दिखाता है और देखते ही देखते मिक्सचर में आग लग जाती है। कुछ ही पलों में लगभग 10,000 डिग्री की भयानक गर्मी पैदा हो जाती है। चमकती चिंगारियों के साथ वो मिश्रण मोटी लोहे की जंजीर को तुरंत पिघला देता है। जेड शांत आवाज में कहता है कि ये इतनी ताकतवर है कि स्टील तक पिघला सकती है। फिर टूटी हुई बेड़ियों की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहता है कि यही साइंस की ताकत है, मिस प्रिजनर। लड़की की चमकती आंखें हैरानी से फैल जाती है और वो मन ही मन सोचती रह जाती है कि बिना किसी मैजिक के ये कैसे संभव हुआ। फिर उसके मन में सवाल आता है कि क्या यह रहस्यमय आदमी सच में मैजिक भी इस्तेमाल कर सकता है। तभी जी मुस्कुराकर उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है और कहता है कि अब यहाँ से भागने का समय आ गया है। सिल्वर हेयर लड़की अपनी आजाद हुई कलाई को देखती है और उसके होठों पर हल्की सी झिझक भरी मुस्कान आ जाती है। सी मजबूती से उसका हाथ पकड़ लेता है। उसकी पकड़ जल्दी भागने की बेचैनी के बावजूद सरप्राइजिंगली नरम थी। लड़की उसकी तरफ भारी उदासी भरी आंखों से देखकर कहती है कि वह दोषी है, लेकिन जी बिना रुके उसे लेकर जेल की अंधेरी गलियों से कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ने लगता है। लड़की उसे चेतावनी देती है कि अगर उसने उसे बचाया तो उसके साथ बुरा होगा, लेकिन जी तुरंत कहता है कि ऐसी गैर वैज्ञानिक बातें मत करो मिस प्रिजनर। यह सुनकर लड़की पहली बार उसे अलग नजरों से देखती है और धीरे से अपना नाम रीना बताती है। जी अपनी चमकती नीली आंखों के साथ मुस्कुराकर अपना नाम जीयू बताता है। तभी अचानक गलियारे के आखिर से जोरदार आवाज आती है कि कोई भाग रहा है। अंधेरे से कुछ परछाइयां निकलती है और सी थोड़ा हैरान होकर पीछे देखता है कि इतनी जल्दी उन्हें पकड़ लिया गया। रीना चिंतित हो जाती है, जबकि एक दूसरा कैदी डर के मारे फुसफुसाता है कि यह कैलमिटी डीमन है। तभी एक सख्त गार्ड उनकी तरफ बढ़ता है और रीना तुरंत जी का हाथ पकड़कर बैंगनी ऊर्जा छोड़ देती है। बाकी कैदी डरकर चिल्लाते हैं कि यह टेलीपोर्टेशन मैजिक है। अगले ही पल रीना और घबराया हुआ जी ऊपर की तरफ खिंच जाते हैं। अचानक हुए मैजिकल झटके से जी दांत भींच लेता है, क्योंकि उसका शरीर इसे सह नहीं पा रहा था। चांदनी के बीच दोनों रहस्यमय शक्ति के भंवर में ऊपर उठते जाते हैं और जेल बहुत नीचे छूट जाती है। कुछ ही पलों में वे इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं कि नीचे फैला चमकता शहर दिखाई देने लगता है। जी शौक में नीचे देखता रह जाता है। रीना उसे मजबूती से पकड़ने को कहती है, जबकि हमेशा जेंटलमैन बनने वाला जी पूछता है कि क्या वह ठीक है, क्योंकि वे नीचे गिर रहे थे। लेकिन रीना की पकड़ ढीली पड़ने लगती है और वह कमजोर आवाज में सिर्फ मैजिक कह पाती है। अगले ही पल दोनों अंधेरे जंगल की तरफ तेजी से गिरने लगते हैं। रीना थकी हुई आवाज में मानती है कि उसके पास ताकत कम पड़ गई। हवा में गिरते हुए वह जी की तरफ माफी भरी नजरों से देखती है। तभी जी हवा में अपना शरीर मोड़कर रीना को मजबूती से पकड़ लेता है ताकि वह जमीन से न टकराए। दोनों पेड़ों की शाखाएं तोड़ते हुए नीचे गिरते हैं। जी अपने शरीर से रीना को पूरी तरह बचा लेता है और खुद पूरा झटका सहता है। वह दर्द से कराहता जरूर है, लेकिन उसका हाथ रीना पर मजबूती से बना रहता है। सी पीठ के बल जमीन पर गिरता है, जबकि रीना उसके ऊपर थी। उसके चेहरे पर हल्की शर्म दिखाई देने लगती है। ऊपर बैठी रीना हैरानी से उसकी तरफ देखती है और उसके मुंह से बस
हल्की सी आवाज निकलती है। कुछ पलों के लिए दोनों की नजरें टकरा जाती हैं। फिर रीना जल्दी से उठकर पूछती है कि क्या उसे चोट लगी है, लेकिन जी हमेशा की तरह बहादुरी दिखाते हुए कहता है कि वह बिल्कुल ठीक है। रीना की चमकती आंखें अपने अनोखे रक्षक को चिंता से देखने लगती है। फिर वह आसपास नजर डालती है और समझती है कि वह शहर के अंदर बने पहाड़ी कब्रिस्तान में आ गिरे हैं। खुद को झाड़ते हुए जी सबसे बड़ा सवाल पूछता है कि अब आगे क्या करना है मिस प्रिजनर। रीना पास की कब्र पर फूल रखते हुए धीरे से कहती है कि वह घर जाना चाहती है। फिर कुछ सोचकर हल्की शरारती आवाज में कहती है कि घर जाना है तो उसे उसके साथ रहना होगा। रीना नियमों की तरह समझाती है कि जी अब एक समन्ड बीस्ट है जिसे लीश और मजल की जरूरत होती है। यह सुनकर जी पूरी तरह हैरान रह जाता है और मन ही मन सोचता है कि लड़की बेहद खूबसूरत जरूर है, लेकिन उसके दिमाग में कुछ गड़बड़ है। तभी रीना बड़ा खुलासा करती है कि उसने ही उसे समन किया है और अगर वह मर गई तो जी भी मर जाएगा। यह सुनते ही जी पर जैसे पहाड़ टूट पड़ता है, क्योंकि अब वह इस मैजिकल कॉन्ट्रैक्ट की वजह से आधा मरा हुआ इंसान बन चुका था। रीना बेहद कमजोर हालत में कहती है कि उसकी मैजिक खत्म हो चुकी है और अब वह उसे बचा नहीं पाएगी, इसलिए शायद जेड जल्द मर जाएगा। लेकिन बिना डरे जेड अचानक उसका हाथ पकड़ लेता है और दृढ़ आवाज में कहता है कि उसकी जिंदगी अब उसकी है और वह किसी को भी उसे छीनने नहीं देगा। वह उसे घर पहुंचाने की बात करता है, लेकिन रीना याद दिलाती है कि शहर का गेट भारी सुरक्षा में है और बाहर निकलना आसान नहीं। फिर भी जेड चांदनी के नीचे रीना को लेकर छलांग लगा देता है और कहता है कि वह उसे जरूर घर पहुंचाएगा। कुछ देर बाद दोनों धूप से भरे भीड़ वाले टाउन स्क्वायर में उतरते हैं, जहां ऊपर आसमान में अजीब रेनबो जैसी चमक दिखाई दे रही थी। अब क्लोक पहने रीना धीरे से जेड को बताती है कि यहाँ मैजिक बेअसर हो जाती है, जबकि आसपास ताकतवर महिला गार्ड्स गश्त कर रही थी। जेड इस अजीब समाज को देखकर हैरान रह जाता है, जहां महिलाएं सैनिक थीं और पुरुष सामान ढो रहे थे। वह मन ही मन सोचता है कि यह दुनिया कितनी अजीब है। रीना तुरंत जवाब देती है कि केवल महिलाएं मैजिक इस्तेमाल कर सकती हैं, इसलिए पुरुषों का उनका कहना मानना स्वाभाविक है। ये सुनकर जेड मजाकिया आंसू बहाने लगता है और कहता है कि वह पहले ही आधा मरा हुआ है और अब उसकी हैसियत महिलाओं से भी नीचे हो गई। तभी पास में दो मजदूर एक बंधे हुए खतरनाक शैडो वॉल्फ को संभालने में गलती कर देते हैं और उनमें से एक गुस्से में दूसरे पर चिल्लाता है। वॉल्फ के पास रखी किसी लिक्विड की बाल्टी गिर जाती है और वह धातु को खतरनाक तरीके से गलाने लगती है। यह देखकर जेड दिलचस्पी से कहता है कि यह मेटल तक पिघला सकता है। मजदूर उसे शक भरी नजरों से देखने लगते हैं और पूछते हैं कि यह लड़का कहाँ से आया। रीना शांत आवाज में समझाती है कि यह शैडो वॉल्फ की लार है। जेड ध्यान से उसे देखने लगता है और रीना उसे चेतावनी देती है कि यह छूने पर बहुत दर्द देती है। तभी हमारा साइंटिस्ट जेड केमिस्ट्री का ज्ञान झाड़ते हुए कहता है कि यह इसकी सलाइवा एसिडिक है। मजदूर उसकी साइंस वाली बातें सुनकर पूरी तरह कंफ्यूज हो जाते हैं। तभी मौका देखकर जेड वॉल्फ की लाश से भरी थैली उठाता है और वहां से भाग जाता है, जबकि मजदूर उसे हैरानी से देखते रह जाते हैं। रीना साफ कहती है कि शहर का गेट बहुत मजबूत सुरक्षा में है और वहां से भागना लगभग नामुमकिन है, लेकिन जेड तब तक अपना नया प्लान बना चुका था। वह समझाने लगता है कि मैग्नीशियम जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस बनती है। फिर वह एसिडिक वॉल्फ सलाइवा में मैग्नीशियम डालकर सबको दिखाता है। रिएक्शन शुरू होते ही गैस बनने लगती है और जेड तेजी से फूली हुई ब्लैडर को बीकर के ऊपर बांध देता है। ये सब देखकर रीना को उस भयानक बदबू से काफी परेशानी होने लगती है। फिर जेड कपड़े से एक फ्यूज तैयार करता है ताकि उसका अजीब लेकिन खतरनाक हॉट एयर बलून तैयार हो सके। छत के ऊपर खड़े होकर वह नीचे का इलाका देखता है और कंफर्म करता है कि लॉन्च करने के लिए रास्ता साफ है। क्लोक पहने उत्सुक रीना उससे पूछती है कि आखिर उसका प्लान क्या है, लेकिन जेड रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहता है कि उसे बस थोड़ा इंतजार करना होगा। लाइटर हाथ में लेते हुए वह फ्यूज जलाता है और समझाता है कि हाइड्रोजन को सिर्फ थोड़ी सी आग चाहिए होती है और फिर जोरदार धमाका होता है। अगले ही पल ब्लैडर भयानक आवाज के साथ फट पड़ती है और आग का विशाल विस्फोट पूरे इलाके को हिला देता है। जेड और रीना उस आग के नजारे को देखते रह जाते हैं, जबकि नीचे सड़कों पर अफरा तफरी मच जाती है। हाइड्रोजन ब्लास्ट की वजह से खिड़कियां टूटने लगती है और लोग डर के मारे भागने लगते हैं। शहर की दीवारों पर खड़े गार्ड्स अलार्म बजाने लगते हैं और गलती से इस पूरे धमाके का दोष कैलेमिटी विच पर डाल देते हैं। एक सख्त महिला कैप्टन तुरंत आदेश देती है कि गेट की सुरक्षा बढ़ा दी जाए, जबकि उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि उसी अफरा तफरी के बीच जेड और रीना आराम से वहां से निकल चुके हैं। हमेशा जेंटलमैन बनने वाला जेड क्लोक पहने रीना को अपनी पीठ पर उठाकर
तेजी से भाग निकलता है। मुस्कुराते हुए वह कहता है कि पॉप साइंस आखिर काम आ ही गई। रीना उसकी पीठ पर बैठी दूर दिख रहे शानदार कैसल को उम्मीद भरी नजरों से देखती है और मन ही मन सोचती है कि अब शायद वह घर जा सकती है। हुड के नीचे से झांकते हुए वह जेड को नई इज्जत भरी नजरों से देखती है और मन ही मन उसे अपना समन्ड बीस्ट कहती है। पूरी तरह प्रभावित रीना धीरे से फुसफुसाती है कि वह कितना अमेजिंग है, जबकि उसके चेहरे पर हल्की लाली भी आ जाती है। तभी अचानक किसी खूबसूरत महिला के जूते सामने दिखाई देते हैं और एक रहस्यमयी आवाज हाल ही में हुए धमाके के बारे में पूछती है। धुंध में से एक चमकती सुनहरे बालों वाली लड़की बाहर आती है और मुस्कुराकर कहती है कि लगता है रीना ने काफी प्यारा और खास लड़का समन कर लिया है। उसकी सुनहरी आंखें अजीब चमक से भरी थी और वह धीरे से कहती है कि वह उसे खुद के लिए चाहती है। उसके आसपास चमकती आंखों वाले खतरनाक वुल्स खड़े थे जो माहौल को और डरावना बना रहे थे। तभी एक अधीन सैनिक मास्टर सिया को खबर देता है कि डीमन हाउंड्स ने उनकी गंध पकड़ ली है और रास्ता सीधे पास की गुफा तक जाता है। मास्टर सिया के खास सैनिक भयानक डीमन हाउंड्स पर सवार होकर पूरी रफ्तार से गुफा की तरफ दौड़ पड़ते हैं। जल्दी पकड़ो की आवाज गूंजती है और पीछा करने वाली टोली गुफा में घुस जाती है। मास्टर सिया आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ अपने सैनिकों को अंधेरे में गायब होते देखती रहती है, क्योंकि उसे आसान जीत की उम्मीद थी। लेकिन गुफा के अंदर जाते ही गार्ड्स अजीब बदबू से छींकने लगते हैं और परेशान होकर पूछते हैं कि यह कैसी गंध है। यहाँ तक कि डीमन हाउंड्स भी नाक सिकोड़ने लगते हैं। तभी रीना आत्मविश्वास से कहती है कि अब वे सुरक्षित हैं। जेड मुस्कुराकर अपना असली प्लान बताता है कि उसने तेज बदबू का इस्तेमाल उन डीमन हाउंड्स की खतरनाक सूंघने की शक्ति को भ्रमित करने के लिए किया है। रीना उसकी तेज सोच से प्रभावित हो जाती है, जबकि जेड थम्स अप देकर कहता है कि यह आइडिया उसे उसी की जानकारी से मिला था। फिर रीना धीरे से उसका स्लीव खींचकर उसका ध्यान अपनी तरफ करती है और अचानक उसके करीब आकर उसे सूंघने लगती है। यह देखकर जेड पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है। छोटी चिबी जैसी शर्माती रीना दुखी होकर कहती है कि अब वे दोनों भी बहुत गंदे हो चुके हैं और उसे जल्दी से नहाना है। बात शब्द सुनते ही अजीब माहौल बन जाता है और इनोसेंट आंखों वाली चिबी रीना दिखाई देती है। तभी अचानक जेड की पैंट नीचे गिर जाती है और वह सिर्फ शूज पहने घबराकर खड़ा रह जाता है, जबकि वह पैनिक करता है। रीना बिल्कुल शांत आवाज में कहती है कि वह उसे नहलाने में मदद कर सकती है। अगले ही पल वाटर मैजिक घूमने लगती है और जेड अचानक घूमते पानी के गोले में फंस जाता है। वह मजाकिया तरीके से चीखने लगता है, जबकि चिबी रीना शांति से सब देखती रहती है। इस अजीब मैजिकल बात के बाद दोनों खुद को पत्थरों से भरी सूनी जगह पर पाते हैं। परेशान दिख रहा जेड दूरी बनाकर रीना से कहता है कि दोबारा उसकी क्लोथ्स उतारने के लिए मैजिक का इस्तेमाल मत करना और जंगल के बीच उसे मत नहलाना। शर्म से लाल हुआ जेड कहता है कि अगर यह उसकी पुरानी दुनिया होती तो उसका अकाउंट तुरंत खत्म हो जाता, लेकिन रीना मासूमियत से पूछती है कि क्या उसे नहाना नहीं था। इस पर जेड घबराकर कहता है कि वह भी बिना तैयारी के खुले जंगल में नहीं। फिर रीना दूर इशारा करते हुए पूछती है कि अगर वहां गांव हो तो क्या वह ठीक रहेगा। दूर एक छोटा सा गांव दिखाई देता है। रीना याद करते हुए कहती है कि उसे याद है वहां के लोग बहुत मिलनसार और खुश रहते थे, लेकिन करीब पहुंचने पर टामा विलेज नाम का वो गांव बेहद शांत और डरावना दिखाई देता है। जेड और रीना असहज नजरों से एक दूसरे को देखते हैं, जबकि जेड हिचकिचाते हुए पूछता है कि क्या यही उसका लाइवली गांव था। रीना सामने लड़ते झगड़ते विलेजर्स को देखकर खुद भी पूरी तरह खोई हुई लगती है, क्योंकि उसकी प्यारी यादें अब टूट चुकी थीं। तभी जेड सब समझ जाता है और उसे एहसास होता है कि रीना की वाटर मैजिक गांव वालों की मदद कर सकती है। वो तुरंत कहता है कि पानी बनाओ। रीना बिना सवाल किए गंभीरता से सिर हिलाती है और अपने हाथ में चमकता हुआ साफ पानी का गोला तैयार कर देती है। प्यास से तड़प रहे विलेजर्स अचानक वहीं रुक जाते हैं और उनकी आंखें हैरानी से फैल जाती हैं, क्योंकि रीना की मैजिक एक विशाल पानी के गोले में बदलने लगती है। वो बिना किसी मेहनत के उस भारी वाटर स्फीयर को नियंत्रित करती है और पहली बार सबको उसकी असली खतरनाक ताकत देखने को मिलती है। अगले ही पल पानी की तेज धारा सूखे कुएं में गिरती है और देखते ही देखते वो पूरा भर जाता है। विलेजर्स खुशी से चिल्ला उठते हैं और दौड़कर ओवरफ्लोइंग वेल के पास पहुंच जाते हैं, क्योंकि अब उनकी प्यास बुझने वाली थी। कुछ ही पलों में पूरा गांव घुटनों के बल बैठ जाता है और रीना को लेडी विच कहकर उनकी मदद करने की विनती करने लगता है। गांव की हालत बेहद खराब थी। खेत पूरी तरह सूख चुके थे और कुएं बिल्कुल खाली हो चुके थे। जेड नीचे जमा गंदे कीचड़ जैसे बचे हुए पानी को देखकर समझ जाता है कि लोग कुछ बूंदों के लिए भी लड़ रहे थे। पानी में उनकी थकी हुई परछाइयां दिखाई दे रही थी और जेड गंभीर आवाज में मान लेता है कि यहाँ भयंकर सूखा पड़ा हुआ है। तभी एक विलेजर
उम्मीद भरी आवाज में पूछता है कि क्या रीना वही रक्षक है जिसे उनकी मदद के लिए बुलाया गया था। इसी बीच जेड अपने काम में लग जाता है, जबकि एक छोटा लड़का गांव की गैर मौजूद चीफ की तारीफ करते हुए कहता है कि उसने हमेशा गांव के लिए मेहनत की है। रीना से प्रभावित होकर वो लड़का कहता है कि बड़ा होकर वो लेडी विच का सर्वेंट बनना चाहता है, लेकिन रीना उसे धीरे से सुधारते हुए कहती है कि सर्वेंट नहीं बल्कि समन्ड बीस्ट। ये सुनकर लड़का और भी ज्यादा हैरान रह जाता है। रीना गर्व भरी मुस्कान के साथ बस हाँ कहती है और उसकी नजरों में जेड के लिए साफ गर्व दिखाई देता है। छोटी चिबी रीना फिर मजाकिया अंदाज में नाराज चिबी जेड के सिर पर हाथ फेरते हुए कहती है कि उसका समन्ड बीस्ट बहुत अमेजिंग है, जिससे जेड अंदर ही अंदर परेशान हो जाता है। तभी अचानक वही छोटा लड़का दौड़ता हुआ रीना के पास आता है और घबराई आवाज में लेडी विच कहकर उसे बुलाता है। हिम्मत जुटाकर वो पूछता है कि क्या वो उसके परिवार की भी मदद कर सकती है। बिना एक पल सोचे रीना तुरंत हाँ कह देती है और फिर से वाटर मैजिक इस्तेमाल करने की तैयारी करने लगती है, लेकिन जेड तुरंत बीच में आकर उसे रोक देता है, क्योंकि वो साफ देख रहा था कि रीना का शरीर थकान से डगमगाने लगा है और अगर उसने ज्यादा मैजिक इस्तेमाल की तो वो गिर पड़ेगी। जेड उसे संभाल लेता है और लड़का समझ जाता है कि लगातार मैजिक इस्तेमाल करने की वजह से वो बहुत कमजोर हो चुकी है। इतनी हालत खराब होने के बावजूद रीना जिद करके कहती है कि वो अभी भी मदद कर सकती है। तभी जेड प्यार से उसकी नाक पर उंगली रखकर उसे रोक देता है और कहता है कि अब उसे आराम करना चाहिए। वो लगभग सो चुकी रीना को अपनी बाहों में संभालता है और फिर पास के घर का दरवाजा लात मारकर खोल देता है ताकि उसके लिए आराम की जगह मिल सके। जेड सोती हुई रीना को कमरे में ले जाता है, जहां खुले दरवाजे से सूखा रेगिस्तान दिखाई दे रहा था। वो उसे धीरे से बिस्तर पर लिटाकर चादर उठाता है और नरम आवाज में कहता है कि उसे इतना ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। रीना के आराम करने के बाद जेड आत्मविश्वास से कहता है कि उसके पास ऐसा तरीका है जिससे विलेजर्स खुद पानी बना सकेंगे। रात होते ही उसका आइडिया आकार लेने लगता है और एक अजीब सा जाल पानी की बूंदों से चमकने लगता है। अगली सुबह विलेजर्स हैरान रह जाते हैं क्योंकि बड़े बड़े बर्तन पानी से भरे हुए थे। उनमें से एक शौक में कहता है कि पानी तो सिर्फ विचेस बना सकती है, लेकिन जब सबको पता चलता है कि यह चमत्कार एक आदमी यानी जेड ने किया है तो वे यकीन ही नहीं कर पाते। रीना भी हैरान होकर उसकी तरफ देखती है और तब जेड गर्व से कहता है कि जब साइंस को सही से समझ लिया जाए तो कुछ भी असंभव नहीं रहता। विलेजर्स उस जाल को घूरते रहते हैं जिस पर पानी की बूंदें जमा हो रही थी और वे समझ नहीं पा रहे थे कि यह आखिर कैसे काम कर रहा है। छोटा लड़का उत्सुकता से पूछता है कि क्या यही साइंस है जिसके बारे में बड़ा भाई बात करता है। तब जेड धैर्य से उसे समझाता है कि यह चीज फॉग नेट कहलाती है। वह बताता है कि यह जाल हवा में मौजूद नमी को पकड़कर उसे पानी की बूंदों में बदल देता है, यानी प्योर साइंस। फिर जेड विलेजर्स की तरफ देखकर कहता है कि अभी पानी कम बन रहा है, लेकिन अगर वे और फॉग नेट बना ले तो उनकी पानी की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। ताजे पानी में अपनी परछाई देखते हुए जेड आत्मविश्वास से कहता है कि उनकी मुश्किलें खत्म की जा सकती है। एक विलेजर एक्साइटमेंट में फॉग नेट उठाकर कहता है कि अगर वे जेड की बात माने तो वे भी पानी बना सकते हैं। जेड मुस्कुराकर उनकी बात की पुष्टि करता है और यह सुनते ही छोटे छोटे एक्साइटेड चिबी लोग खुशी से उछलने लगते हैं। तभी उस लड़के को अचानक एहसास होता है कि साइंस ऐसी चीज है जिसे पुरुष भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्रामेटिक अंदाज में इक्वेशंस के बीच खड़ा जेड घोषणा करता है कि साइंस असल में मैजिक जैसी ही है। यह सुनकर लड़का पूरी तरह उसका फैन बन जाता है और एक्साइटेड होकर कहता है कि बड़ा भाई कितना अमेजिंग है। वही चिबी जेड गुस्से में चिल्लाता है कि वह कोई बीस्ट नहीं बल्कि इंसान है। तभी पूरा गांव एक साथ खुशी से चिल्लाने लगता है, लॉन्ग लिव लेडी विच, लॉन्ग लिव लॉर्ड समन बीस्ट, लॉन्ग लिव साइंस। इसके बाद रीना के खूबसूरत जूते और जेड के साधारण स्नीकर्स साथ साथ आगे बढ़ते हैं, जैसे दोनों अब एक टीम बन चुके हों। आराम करने के बाद खुश दिख रही रीना प्यार से जेड के सिर पर हाथ फेरती है, जैसे किसी प्यारे पालतू जानवर को दुलारा जाता है। यह देखकर चिबी जेड तुरंत भड़क उठता है और कहता है कि उसने पहले ही कहा था कि उसे छोटे जानवर की तरह ट्रीट मत करो, जबकि चिबी रीना मासूम कंफ्यूजन के साथ उसकी तरफ देखती रहती है। चिबी रीना मासूमियत से समझाती है कि कोई मास्टर अपने समन्ड बीस्ट को अच्छा काम करने पर रिवॉर्ड देता है। यह सुनकर जेड अंदर ही अंदर शर्म और गुस्से से जलने लगता है। तभी छोटा लड़का उत्साह से कहता है कि वह भी चाहता है कि लेडी रीना उसके सिर पर हाथ फेरे, लेकिन तभी उसकी नजर दूर से आते हथियारबंद लोगों पर पड़ती है और वह घबराकर पूछता है कि क्या वे कैलामिटी विच लेडी रीना को ढूंढ रहे हैं। एक विलेजर डरते हुए समझ जाता है कि शायद उनके गांव का सूखा भी उसी से जुड़ा हुआ था। तभी सुनहरे बालों वाली खूबसूरत महिला
सिया फॉगनेट्स को देखती है और उसके चेहरे पर दिलचस्प मुस्कान आ जाती है। वह महसूस करती है कि समंड बीस्ट जेड उसे लगातार और ज्यादा दिलचस्प लग रहा है और मन ही मन कहती है कि वह उसे हर हाल में अपने पास चाहती है। लेडी सिया अपने गार्ड्स को पानी भरने का आदेश देती है और कहती है कि अब उस छोटे क्यूटी का पीछा जारी रखने का समय आ गया है। इसके बाद दृश्य बदलता है और कैरोलाइन सिटी के बाहर मौजूद विशाल दीवारें और भव्य कैसल दिखाई देते हैं। कैरोलाइन के पास जेड और रीना की मुलाकात एक लालची व्यापारी से होती है जो बेहिसाब कीमतों पर मैजिक वाटर बेच रहा था। एक प्यासा आदमी उससे थोड़े पानी की भीख मांगता है, लेकिन वह घमंडी व्यापारी उसे दुत्कारते हुए कहता है कि अगर पैसे नहीं है तो यहाँ से निकल जाओ। जेड यह सब देखकर समझ जाता है कि लोग इस डिजास्टर से भी फायदा कमा रहे हैं। फिर वह रीना से तंज भरे अंदाज में पूछता है, क्या उसकी इस तथाकथित होम सिटी में कोई चीज सही से संभाली भी जाती है? लेकिन रीना बिना परेशान हुए बस अपनी कलाई घुमाती है और ताज़ा पानी से भरी बाल्टी बना देती है। फिर वह पानी प्यासे लोगों को देना शुरू कर देती है और निराश भीड़ के बीच उम्मीद की किरण बन जाती है। फ्री वाटर की आवाज पूरे चौक में गूंजने लगती है, जबकि जेड सब देखता रहता है। दूसरी तरफ वह लालची व्यापारी शौक में खड़ा रह जाता है क्योंकि उसका पानी का फन्ना खतरे में पड़ चुका था। तभी अचानक कोई रीना पर पानी फेंक देता है और वह थोड़ा पीछे हट जाती है। व्यापारी गुस्से में आगे बढ़ता है और उसे बदतमीज विच कहता है। फिर अपने ताकतवर आदमियों के बीच खड़ा होकर लाइसेंस दिखाते हुए घोषणा करता है कि यहाँ केवल वही लोग पानी बेच सकते हैं। रीना शांत आवाज में जवाब देती है कि वे पानी बेच नहीं रहे बल्कि मुफ्त में बांट रहे हैं। ये सुनकर व्यापारी की मुस्कान और चौड़ी हो जाती है और वह मजाक उड़ाते हुए कहता है कि मुफ्त में देना तो और भी बड़ा अपराध है क्योंकि इससे लोगों की कमाई छिनती है। वह धमकी देता है कि लॉर्ड मैंशन उनकी इस चैरिटी को कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। उसके पीछे खड़े और पकड़े गुंडे डरावना माहौल बना रहे थे और व्यापारी घमंड से कहता है कि जरूरत पड़ी तो लॉर्ड मैंशन उन्हें मरवाने तक का आदेश दे सकता है। तभी अचानक वह सबको हटने के लिए चिल्लाता है क्योंकि कुछ नए लोग वहां पहुंच चुके थे। एक नाइट और सफेद कपड़ों में महिला वहां आती है और व्यापारी तुरंत सम्मान से उसे लेडी रूबी कहकर बुलाता है। फिर वह जल्दी जल्दी रीना की शिकायत करने लगता है और उस पर उनके गिल्ड की वाटर विच का काम खराब करने का आरोप लगाता है। लेडी रूबी की आंखें अचानक ठंडी और खतरनाक हो जाती है। अगले ही पल वह बिना चेतावनी दिए व्यापारी को जोरदार लात मारकर दूर फेंक देती है। व्यापारी जमीन पर गिर पड़ता है जबकि रूबी पूरी दृढ़ता से खड़ी रहती है। ये देखकर जेड और रीना दोनों हैरान रह जाते हैं, लेकिन असली शौक तब लगता है जब लेडी रूबी अचानक रीना के सामने गहराई से झुककर उसे लॉर्ड कहकर अभिवादन करती है। ये सुनते ही जेड का दिमाग घूम जाता है और उसके मुंह से बस हक्का बक्का सा हाँ निकलता है। वह रीना की तरफ अविश्वास से देखता रहता है क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि वह सच में लॉर्ड है। इसके बाद दृश्य बदलता है और धूप में चमकता विशाल कैसल दिखाई देता है जो साफ तौर पर रीना का क्षेत्र था। अंदर जेड आराम से नहा रहा होता है। तभी अचानक एक मेड अंदर आ जाती है और शॉक्ड जेड तुरंत चिल्लाता है कि यह तो मेंस बाथरूम है। चश्मा पहनी मेड बिल्कुल शांत आवाज में उसकी पहचान कंफर्म करती है और कहती है कि वह जेड पू ही है ना, क्योंकि वह उसका मेजरमेंट लेने आई है। टॉवल के बिना घबराया जेड हकलाते हुए पूछता है कि आखिर किस चीज का मेजरमेंट? मेड टेप मेजर दिखाते हुए समझाती है कि लॉर्ड अपनी नई एक्विजिशंस के मामले में बहुत खास स्टैंडर्ड्स रखती है, इसलिए सही नाप जरूरी है। यह सुनते ही जेड पैनिक में पास रखा छोटा बैरल लिड उठाकर खुद को ढक लेता है और चिल्लाकर कहता है कि वह दूर ही रहे। फिर बैथटब में पीछे हटते हुए कहता है कि पेपर वही रख दे, वह खुद भर देगा। मेड शांत रहकर उसे हर डिटेल सही सही भरने और बाद में लॉर्ड के पास रिपोर्ट करने को कहती है। फिर चश्मा ठीक करते हुए गंभीर आवाज में चेतावनी देती है कि डेटा फेक नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ लग्जूरियस बैथ में लगातार पानी बह रहा था जो बाहर पड़े सूखे से बिल्कुल उल्टा दृश्य था। पानी में बैठे जेड सोचने लगता है कि उसे लगा था वह सिर्फ एक विच के साथ रह रहा है, लेकिन यहाँ तो पूरा हैरम रखने वाली लॉर्ड निकली। वह बैथ के भरे पानी को देखकर मन ही मन कहता है कि बाहर लोग पानी के लिए तरस रहे हैं और यहाँ नोबल्स आराम से पानी बहा रहे हैं। हमेशा की तरह अमीर लोग लोगों की तकलीफ नहीं समझते। बाद में नए शानदार कपड़े पहनकर जेड मिरर में खुद को देखता है और धीरे से कहता है कि शायद रीना बाकी नोबल्स जैसी नहीं है। फिर वह लंबे आलीशान हॉल से गुजरते हुए सोचता है कि उसे उससे जवाब चाहिए। जैसे ही वह बड़े दरवाजे तक पहुंचता है, अंदर से रूबी की आवाज सुनाई देती है। रूबी सख्त लहजे में रीना से पूछ रही थी कि जिसे एजर रॉयल कैपिटल में होना चाहिए वो कैरोलाइन टेरिटरी में क्या कर रही है। रूबी उसे पुराना नियम याद दिलाती है कि जब तक वो 18 साल की ना हो जाए और उसकी मैजिक स्टेबल ना हो जाए तब तक उसका कैरोलाइन लौटना मना था, क्योंकि उसकी ताकत
डिजास्टर पैदा कर सकती है। बाहर छिपकर सुन रहा जेड अचानक समझ जाता है कि इसी वजह से रीना हमेशा खुद को दोषी मानती थी। रूबी उसे तुरंत रॉयल कैपिटल लौटने और अपनी जिम्मेदारियां निभाने का आदेश देती है। रीना धीरे से कहती है कि वो वापस चली जाएगी, लेकिन उसकी आवाज में कुछ अनकही शर्तें छिपी होती है। ये सब सुनकर जेड अंदर ही अंदर पूरी तरह घबरा जाता है। वापस जाना मतलब सीधे मरने के लिए जाना था, जैसे एक के साथ एक फ्री मौत मिल रही हो। तभी जोरदार आवाज के साथ जेड दरवाजा खोलकर अंदर घुस आता है और उस भारी माहौल वाली बातचीत को बीच में रोक देता है। वो सीधे रूबी को चुनौती देते हुए पूछता है कि क्या उसे इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं कि उनके ही लोगों ने उनकी लॉर्ड को डेथ रो में डाल दिया था। फिर वो और आगे बढ़कर पूछता है कि क्या उसे फर्क नहीं पड़ता अगर रीना को जिंदा जलाकर मार दिया जाता। ये सुनते ही रूबी हल्का सा चौंक जाती है। तभी रीना बीच में बोलती है और कहती है कि वो रॉयल कैपिटल जरूर जाएगी, लेकिन उससे पहले वो सूखे की समस्या खत्म करेगी और अपनी माँ से मिलेगी। इसके बाद रीना और लेडी रूबी के बीच लंबी और भारी खामोशी वाली नजरों की टक्कर शुरू हो जाती है। रूबी गंभीर आवाज में समझाती है कि टेरिटरी की ताकत बचाए रखने का मतलब है वाटर विच की मैजिक को यूं ही खत्म ना होने देना, चाहे लोगों को बचाना ही क्यों ना हो। लेकिन जी को अपने पीछे मजबूती से खड़ा देखकर रीना पूरे विश्वास के साथ कहती है कि उसकी माँ कभी भी मुसीबत में अपने लोगों को अकेला नहीं छोड़ती। वो भावुक होकर कहती है कि उसकी माँ डिजास्टर के समय वाटर विचेस को लोगों की मदद के लिए जरूर इस्तेमाल करती, लेकिन रूबी जवाब देती है कि कैसल की फाइनेंसेस पहले ही खराब है और दूसरी विचेस को बुलाने से और क्यास बढ़ेगा। तभी जी अचानक अपनी चेयर पीछे धकेल देता है और व्यंग्य भरी आवाज में कहता है कि ये तो कमाल है, नहाने के लिए तो बहुत पानी है, लेकिन मरते हुए लोगों को बचाने के लिए नहीं। उसकी ये बात सुनकर रूबी चुपचाप उसकी तरफ मुड़ती है और कुछ पल तक कुछ नहीं कहती। फिर बेहद ठंडी आवाज में कहती है कि आम लोगों की अपनी किस्मत होती है। ये सुनकर रीना पूरी तरह सन्न रह जाती है और दुखी नजरों से पूछती है कि क्या उनकी जिंदगी की बस इतनी ही कीमत है। नीचे परेशान लोगों को देखकर वो मन ही मन कसम खाती है कि चाहे उसकी सारी मैजिक खत्म हो जाए, लेकिन वो उनकी मदद जरूर करेगी। नई दृढ़ता के साथ वो खिड़की को छूती है और लोगों की किस्मत बदलने का फैसला कर लेती है। रूबी और जीप उसे देखते रहते हैं। तभी रूबी का धैर्य टूट जाता है और वो गुस्से में हाथ मेज पर मारते हुए लगभग विनती करने लगती है कि लेडी रीना इतनी जिद्दी मत बनिए। उसकी अथॉरिटी अब कमजोर पड़ती दिखाई दे रही थी, लेकिन खिड़की के पास खड़ी रीना शांत लेकिन अटल नजरों से उसकी बात सुनती रहती है। तभी हमेशा कूल रहने वाला जी कैजुअली पूछता है कि रीना कौन कौन सी मैजिक इस्तेमाल कर सकती है, आइस और विंड दोनों। फिर वो समझाता है कि विंड विचेस तो बहुत मिल जाती है, लेकिन आइस विचेस बेहद रेयर होती है और रीना के पास दोनों शक्तियां हैं। फिर वो रूबी की तरफ मुड़कर उसकी असली चिंता समझा देता है कि अगर विचेस को यहाँ भेजा गया तो दुश्मन इसका फायदा उठा सकते हैं। रूबी उसकी बात मान भी लेती है, लेकिन साथ में कहती है कि शासन चलाना बच्चों का खेल नहीं होता और हर विच की अपनी जिम्मेदारी होती है। हालांकि उसकी उंगलियों का बेचैन टैप करना बता रहा था कि अंदर ही अंदर वो भी परेशान है। तभी जी हल्की मुस्कान के साथ अपना नया आइडिया सामने रखता है, विंड, आइस और थोड़ी साइंस। ये सुनते ही रीना की आंखों में उम्मीद चमक उठती है, क्योंकि जी कॉन्फिडेंटली दावा करता है कि उसका साइंटिफिक तरीका पूरे कैरोलाइन के ड्रॉट को खत्म कर सकता है। दूसरी तरफ रूबी को यकीन ही नहीं होता कि रीना किसी आदमी की इतनी बड़ी बातों पर भरोसा कर रही है। वो ताने भरी आवाज में कहती है कि लेडी रीना सच में एक आदमी की लंबी लंबी बातों पर विश्वास कर रही। साफ था कि उसे जेड की साइंस वाली योजना पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। तभी दूसरी तरफ सनलाइट से चमकते कैसल में नई खबर फैलने लगती है कि जो लॉर्ड रॉयल कैपिटल में होनी चाहिए थी वह वापस आ चुकी है। लंबे हॉल में लाल बालों वाली एक खूबसूरत महिला तेजी से चलती हुई दिखाई देती है और उसके पीछे जंजीरों में बंधा अटेंडेंट चल रहा था। यह मेरिडा थी, फैनो मर्चेंट गिल्ड की ब्लाइंडफोल्ड पहने वाइस प्रेसिडेंट, और उसके चेहरे पर गंभीरता साफ दिखाई दे रही थी। जैसे ही वह अंदर पहुंचती है उसकी मौजूदगी की घोषणा होती है और उसका अटेंडेंट एक ऑफिशियल लेटर पकड़कर खड़ा रहता है। मेरिडा हल्का सा झुककर कहती है कि वह माफी मांगने आई है। कमरे में मौजूद तीनों लोग हैरानी से उसकी तरफ देखते हैं, क्योंकि फैनो मर्चेंट गिल्ड की वाइस प्रेसिडेंट का यहां आना अनएक्सपेक्टेड था। मेरिडा दोबारा कंफर्म करती है कि वह ऑफिशियल अपॉलॉजी देने आई है। उसका अटेंडेंट फॉर्मल लाइसेंस आगे बढ़ाते हुए कहता है कि वे लॉर्ड के साथ हुई पुरानी गलतियों के लिए माफी चाहते हैं। फिर मेरिडा बड़ा फैसला सुनाती है कि वह लाइसेंस वापस करेगी और अपनी सारी वाटर विचेस को कैरोलाइन से हटा लेगी, यानी अब उनका पूरा पानी का बिजनेस बंद हो जाएगा। ये सुनते ही लेडी रूबी का चेहरा शॉक और इरिटेशन से भर जाता है, क्योंकि उसे साफ समझ आ जाता है कि ये सिर्फ माफी नहीं बल्कि सीधा दबाव बनाने वाला पावर प्ले है। जेड तुरंत समझ जाता है कि ये अपॉलॉजी असल में माफी कम और थैनो गिल्ड की चाल ज्यादा है। वह आसानी से समझ लेता है कि वे वाटर विचेस को हटाने की धमकी देकर कैरोलाइन पर दबाव बनाना चाहते हैं ताकि उन्हें और ज्यादा फायदा मिल सके। लेकिन हमेशा की तरह दयालु रीना
धीरे से आगे बढ़ती है और दिया गया लाइसेंस वापस अटेंडेंट की तरफ सरका देती है। फिर शांत आवाज में कहती है कि अज्ञानता कोई पाप नहीं होती और उनसे विनती करती है कि वाटर विचेस को यही रहने दिया जाए। यह सुनते ही अटेंडेंट और मेरिडा दोनों हैरानी से एक दूसरे को देखते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसी प्रतिक्रिया की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। मेरिडा हल्की मुस्कान के साथ मान लेती है कि लेडी रीना सच में बहुत उदार है और फिर कहती है कि ठीक है, वे लाइसेंस अपने पास रख सकते हैं। दूसरी तरफ लेडी रूबी धीरे से सांस छोड़ती है, जैसे वह समझ गई हो कि रीना की नरमी ने बिना लड़ाई के स्थिति संभाल ली। लेकिन मेरिडा फिर भी चालाकी से कहती है कि किसी न किसी पाप की सजा तो होनी चाहिए, और वह साफ कर देती है कि गिल्ड शुरू से ही विचेस को वापस बुलाने वाली थी। तभी रूबी तुरंत मौका पकड़ लेती है और सख्त आवाज में घोषणा करती है कि रीना का फैसला ही कानून है, कोई सजा नहीं होगी और विचेस भी यही रहेंगी। इसके बाद कमरे में बिना शब्दों का तनाव फैल जाता है। एक तरफ मेरिडा की चालाक मुस्कान थी और दूसरी तरफ रूबी की कठोर नजरें। तभी मेरिडा बोल पड़ता है और कहता है कि लेडी रीना को ड्रॉट खत्म करने के लिए विंड और आइस विचेस चाहिए होंगी। कैरोलाइन के पास विंड विचेस तो है, लेकिन फर्स्ट टीयर की सिर्फ एक आइस विच है। तभी मेरिडा बिल्कुल सही समय पर खुलासा करती है कि फोक गिल्ड के पास अकेली फोर्थ टीयर आइस विच मौजूद है। फिर वह बड़े एहसान वाले अंदाज में कहती है कि वे अपनी पावरफुल आइस विच और कुछ विंड विचेस मदद के लिए भेज सकते हैं। हमेशा मासूम रहने वाली रीना खुशी से पूछती है कि क्या ये ठीक रहेगा, जबकि जेड मन ही मन समझ जाता है कि वे ये सब मुफ्त में नहीं कर रहे। तभी मेरिडा अपनी असली शर्त सामने रखती है, अगर वे विचेस देंगे तो गिल्ड को कैरोलाइन में अपनी मनचाही कीमतें तय करने का अधिकार चाहिए होगा। ये सुनकर जेड बस हल्की मुस्कान देता है। अचानक लेडी रूबी गुस्से में मेज पर हाथ मारती है और कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आइस और विंड विचेस से ड्रॉट खत्म करना सिर्फ कल्पना है। लेकिन रूबी को शॉक देते हुए रीना शांत आवाज में कहती है कि वह सहमत है। मेरिडा मौके का फायदा उठाते हुए रीना की दयालुता की तारीफ करती है और गुडविल के नाम पर एक अतिरिक्त वर्कशॉप देने का भी प्रस्ताव रखती है। लेकिन अंदर ही अंदर वह मुस्कुरा रही थी, क्योंकि उसे यकीन था कि आखिरकार कैरोलाइन को घुटने टेक कर वापस उसी के पास आना पड़ेगा। जाते जाते मेरिडा चालाक नजरों से रीना को जल्दी करने की सलाह देती है और फिर एक नई खबर छोड़ती है कि रॉयल कैपिटल की लेडी किया तेजी से उनकी तरफ बढ़ रही है। दूसरी तरफ वही लेडी किया कैसल की तरफ देखते हुए रीना के बारे में और जानने की इच्छा रखती दिखाई देती है। तभी जैसे ही रीना वहां से जाने लगती है, जेड उसका हाथ पकड़कर उसे रोक देता है और कहता है कि इतनी जल्दी नहीं, आपकी लेडीशिप हमेशा क्यूरियस रहने वाला जेड तुरंत सवाल पूछना शुरू कर देता है और कहता है कि पहले उसे विचेस के बारे में सब समझाया जाए। फर्स्ट टीयर और फोर्थ टीयर आखिर मतलब क्या होता है। फिर वह सिर खुजाते हुए पूछता है कि विंड और आइस के लिए दो अलग विचेस की जरूरत क्यों है, क्या एक विच दोनों मैजिक इस्तेमाल नहीं कर सकती। तभी चीबी फॉर्म में बदल चुकी रीना धैर्य से उसे विचेस की 9 रैंक हायरार्की समझाने लगती है। वह बताती है कि रैंक जितनी ऊंची होती है, मैजिक उतनी ही ज्यादा ताकतवर होती है। इसके बाद दोनों सीधे एल्केमी वर्कशॉप की तरफ निकल पड़ते हैं, क्योंकि अब जेड अपनी नई साइंटिफिक योजना दिखाने वाला था। चरमराहट के साथ वर्कशॉप का दरवाजा खुलता है और दोनों अंदर कदम रखते हैं, जहां हर तरफ धूल और पुराना सामान पड़ा हुआ था। रीना समझाती है कि ज्यादातर विचेस सिर्फ एक तरह की मैजिक सीख पाती है, लेकिन तभी उसके आसपास क्लीनिंग टूल्स हवा में उड़ने लगते हैं और वह कैजुअली कमांड 5 कहती है। अगले ही पल तेज शक्ति का भंवर पूरे कमरे में घूम जाता है। वह गर्व से बताती है कि वह आइस को छोड़कर बाकी सभी मैजिक इस्तेमाल कर सकती है और वैसे भी वह 9th टीयर विच है। ये सुनकर जेड पूरी तरह दंग रह जाता है और उसे जीनियस कहता है। लेकिन फिर उसे याद आता है कि इतनी ताकत होने के बावजूद रीना बार बार बेहोश क्यों हो जाती है। इस पर रीना लंबी सांस लेकर बताती है कि बहुत तेजी से लगातार मैजिक इस्तेमाल करने की वजह से उसका शरीर कमजोर पड़ जाता है। तभी हमेशा प्रैक्टिकल रहने वाला जेड जोर से आवाज करते हुए एक बड़ा साइंटिफिक डायग्राम दीवार पर टांग देता है और अपनी ग्रैंड योजना सामने रखता है। वह बताता है कि यह नाइट्रोजन प्रोडक्शन डिवाइस का डिजाइन है और उसे इसे बनाने के लिए किसी स्किल्ड बिल्डर की जरूरत थी। फिर वह मुस्कुराकर रीना को लिटिल जीनियस कहता है और उत्साह से घोषणा करता है कि अब विच की अल्केमिस्ट वर्कशॉप को सच में शुरू करने का समय आ गया है। जेड खुद रीना के हाथ पकड़कर उसे मेटल बार्स गर्म करना सिखाता है। रीना धीरे से पूछती है कि क्या ऐसे, जबकि जेड उसे समझाता रहता है कि ताकत को कैसे कंट्रोल करना है। कुछ ही देर में एक विशाल मेटल पीस उसकी फायरी मैजिक से सफेद गर्म होकर चमकने लगता है और जेड लगातार उसे याद दिलाता रहता है कि खुद पर ज्यादा जोर मत डालो। लेकिन अपनी HP 66% तक गिर जाने के बाद भी रीना जिद करके कहती है
कि वह अभी भी कर सकती है, जबकि जेड उसे बार बार जरूरत से ज्यादा मेहनत करने से रोकने की कोशिश करता है। आखिरकार मशीन पूरी होने पर जेड खुशी से हंस पड़ता है और उनकी बनाई हुई कंट्रैप्शन को देखकर कहता है कि मानना पड़ेगा, मैजिक सच में बहुत काम की चीज है। फिर वह मुस्कुराते हुए रीना को थम्स अप देता है और उसके सिर पर हाथ फेरता है। साथ ही मजाक में कहता है कि लेडी लॉर्ड कितनी अमेजिंग है, अब देखो पपी की तरह ट्रीट होना कैसा लगता है। रीना थोड़ा चौंककर ऊपर देखती है क्योंकि जेड का हाथ उसके सिर पर बेहद नरमी से टिका हुआ था। अचानक मिली इस तारीफ से उसके गाल हल्के लाल हो जाते हैं और वह शर्माते हुए अपने सिर को छूती है। दूसरी तरफ जेड गर्व से तैयार मशीन की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि इस डिवाइस और उन 2 विचेस की मदद से वे लिक्विड नाइट्रोजन बनाना शुरू कर सकते हैं, जिससे आर्टिफिशियल रेनफॉल संभव होगा। तभी वर्कशॉप के दरवाजे पर 2 लोग दिखाई देते हैं और अंदर आते हुए कहते हैं कि उन्हें लेडी मेरिडा ने यहाँ भेजा है। उनमें एक थी स्लीपी विंड विच फ्लोरो और दूसरी थी सीरियस आइस विच गिनलेस। दोनों ड्यूटी के लिए तैयार खड़ी थी। हमेशा की तरह मासूम रीना उनसे कहती है कि वे उसके समन बीस्ट के साथ कोऑपरेट करें। ये सुनते ही जेड परेशान होकर चिल्ला पड़ता है कि वह कोई बीस्ट नहीं है। नई विचेस एक दूसरे को उलझन में देखकर सोचने लगती है। गिनलेस पूछती है कि क्या उन्हें सिर्फ लेडी रीना की बात नहीं माननी चाहिए। वही फ्लोरो साफ तौर पर जेड को पसंद नहीं करती और कहती है कि ये आदमी बिल्कुल भरोसे लायक नहीं लगता। लेकिन हमेशा कूल रहने वाला जेड बीच में बोल पड़ता है कि किसकी बात माननी है ये जरूरी नहीं। फिर वह अपना पूरा साइंटिफिक प्लान समझाने लगता है। विंड मैजिक से हवा को कंप्रेस करना, आइस मैजिक से उसे लिक्विड में बदलना और फिर उससे आर्टिफिशियल रेन बनाना। यह सुनते ही फ्लोरो का मुंह खुला रह जाता है और उसके सिर पर बैठा छोटा क्रीचर भी शॉक में पड़ जाता है। वह अविश्वास से पूछती है कि क्या वे सच में ड्रॉट खत्म करने वाले हैं। जिनलेस मशीन को ध्यान से देखकर कहती है कि यह तो बस स्क्रैप मेटल है, यह कोई मैजिक टूल भी नहीं लगता। लेकिन जेड बस मुस्कुराकर कहता है कि हाँ बिल्कुल सही। दोनों विचेस एक दूसरे को देखकर मन ही मन सोचती है कि आदमी लोग मैजिक को समझ ही नहीं सकते, चलो बस साथ निभाते हैं और पैसे लेते हैं। लेकिन जेड बिना रुके अपनी शानदार मशीन पर प्रेशर गेज लगा देता है और समझाता है कि यह प्रेशर गेज है, जिस पर फ्लोरो बड़बड़ाती है कि वह प्रेशर खुद भी महसूस कर सकती है। फिर जेड उसे आदेश देता है कि वह टैंक में विंड भरती रहे जब तक नीडल 15 तक न पहुंच जाए। फ्लोरो काम शुरू होते ही थकी हुई आवाज में शिकायत करती है, लेकिन फिर अनमने मन से विंड मैजिक इस्तेमाल करना शुरू कर देती है। हाथ घुमाते ही तेज हवा मशीन में भरने लगती है। जिनलेस हल्की हैरानी से यह सब देखती रहती है, जबकि फ्लोरो बीच बीच में जम्हाई भी लेती रहती है क्योंकि वह पहले ही बोर हो चुकी थी। थोड़ी देर बाद वह ठुड्डी पकड़कर गेज को ध्यान से देखने लगती है। जेड कहता है कि जैसे ही नीडल 15 तक पहुंचेगी वह आराम कर सकती है। यह सुनते ही फ्लोरो अचानक जोश में आ जाती है और पूरी ताकत से अपनी मैजिक छोड़ने लगती है। उसके छोटे चिभी वर्जन्स भी उसे चीयर करने लगते हैं जैसे कोई बड़ा बैटल चल रहा हो। गेज की नीडल धीरे धीरे ऊपर बढ़ती है लेकिन मुश्किल से 4 तक पहुंचती है। इसके बावजूद जेड एक्साइटमेंट में 15 कह देता है, जबकि मीटर साफ कम दिखा रहा था। पूरी तरह थकी फ्लोरो कांपते हुए हवा बनाए रखती है और उसके कानों में सिर्फ 15 की आवाज गूंजती रहती है। आखिरकार वह कुर्सी पर गिर जाती है और बुरी तरह एग्जॉस्टेड हो जाती है। जेड गेज को देखकर कहता है कि यह तो 5 तक भी नहीं पहुंचा। क्या यही 4th टियर विंड विच की असली ताकत है? इससे तो हवा प्रॉपरली कंप्रेस ही नहीं होगी। यह सुनकर फ्लोरो गुस्से से भड़क उठती है और कहती है कि वह कोई मामूली विच नहीं बल्कि 4th टियर विंड विचेस में काफी मशहूर है। वह जेड पर आरोप लगाती है कि उसने यह बेकार जंक मशीन सिर्फ उसे नीचा दिखाने के लिए बनाई है। तभी अचानक जोरदार हवा के साथ गेज की नीडल तेजी से ऊपर भागती है और सीधे 15 पार करके 20 तक पहुंच जाती है। सबकी नजरें तुरंत रीना की तरफ जाती है जो हवा के विशाल भंवर के बीच बिल्कुल शांत खड़ी पूछती है कि क्या इतना काफी है? फ्लोरो यह देखकर पूरी तरह सन्न रह जाती है। दूसरी तरफ जेड खुशी से थम्स अप दिखाते हुए चिल्लाता है कि लेडी रीना कितनी इनक्रेडिबल और अमेजिंग है। रीना धीरे से जमीन पर उतरती है और उसके स्टार लगे बूट्स हल्की हवा पैदा करते हैं। फिर वह कैजुअली बताती है कि उसकी 5 मैजिक्स में से विंड भी एक है। यह सुनकर फ्लोरो पूरी तरह टूट जाती है क्योंकि अब उसे रीना की असली ताकत का एहसास हो चुका था। जिनलेस उसे सांत्वना देने की कोशिश करती है, जबकि फ्लोरो दुखी होकर बड़बड़ाती है कि उसकी सारी विंड ट्रेनिंग भी रीना के नेचुरल टैलेंट के सामने कुछ नहीं। तभी जेड संतुष्टि के साथ घोषणा करता है कि नाइट्रोजन प्रोडक्शन अब शुरू हो सकता है। अगले स्टेप में वह एक्सपर्ट की तरह एक होज जोड़ते हुए समझाता है कि अब वे फ्रेशली मेड नाइट्रोजन को स्पेशल कंटेनर में ट्रांसफर करेंगे। फिर जोर से होज दबाते ही वह N2 फेज 2 लिखे सिलेंडर से जुड़ जाती है और मशीन पूरी तरह तैयार हो जाती है। इसके बाद जेड अपनी नजर जिनलेस की तरफ मोड़ता है। जेड आखिरकार जिनलेस की तरफ मुड़ता है
और कहता है कि अब उसकी बारी है। वह समझाता है कि टैंक के अंदर मौजूद गैस को लिक्विड में बदलना होगा। फिर विस्तार से बताता है कि यह नाइट्रोजन गैस है और अगर इसे -195 डिग्री तक ठंडा कर दिया जाए तो यह लिक्विड नाइट्रोजन बन जाएगी, जिससे उनकी आर्टिफिशियल रेन वाली योजना शुरू हो सकेगी। ZN2 टैंक उसकी तरफ बढ़ाते हुए मजाकिया अंदाज में कहता है कि उसे बस इस गैस को बहुत खतरनाक ब्रेन फ्रीज देना है। दूसरी तरफ हमेशा शक करने वाली फ्लोरो धीरे से जिनलेस से कहती है कि ज्यादा मेहनत मत करना, क्योंकि शायद ये आदमी उनके साथ मजाक कर रहा है, चाहे रीना कितनी भी ताकतवर क्यों न हो। लेकिन जिनलेस अपने ग्रिमवार को कसकर पकड़ती है और मन ही मन सोचती है कि ड्रॉट खत्म करना जरूरी है और यह उसका पहला ऑफिशियल असाइनमेंट भी है। नई हिम्मत के साथ वो अपनी आइस मैजिक छोड़ती है और ठंडी बर्फीली लहर मशीन पर बरसने लगती है। वो पूरी ताकत लगाने का फैसला करती है, लेकिन अगले ही पल टूट जाती है और कांपती आवाज में कहती है कि काम करना बहुत डरावना है। ये अचानक बदलाव देखकर ज़ेड पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है। वो सोचने लगता है कि क्या फोर्थ टियर आइस स्विच भी नाइट्रोजन को लिक्विड नहीं बना सकती, क्योंकि अगर लिक्विड नाइट्रोजन नहीं बना तो आर्टिफिशियल रेन भी नहीं हो पाएगी। तभी जिनलेस अचानक मुट्ठियां भींच कर कहती है कि वो कर सकती है, लेकिन अगले ही पल उसकी हिम्मत फिर टूट जाती है और वो डरते हुए कहती है कि वो नहीं कर सकती। यह देखकर फ्लोरो भड़क उठती है और ज़ेड पर चिल्लाती है कि उसने उसकी पार्टनर की हालत खराब कर दी। दूसरी तरफ जिनलेस के दिमाग में लगातार मैं कर सकती हूँ और मैं नहीं कर सकती की लड़ाई चल रही थी। आखिरकार फ्लोरो फैसला कर लेती है कि बस अब बहुत हो गया और वो रोती हुई जिनलेस को खींचते हुए कहती है कि वे घर जा रहे हैं और आज के बाद कोई काम नहीं होगा। दोनों गुस्से में वहां से निकल जाती है, जबकि ज़ेड उन्हें जाते हुए देखता रहता है और उसके माथे पर पसीने की एक बूंद उसकी सारी कूल इमेज तोड़ देती है। तभी रीना चुपचाप उसके सामने ड्रिंक लेकर आती है और ज़ेड थोड़ा सरप्राइज होकर उसकी तरफ देखता है। रीना नरम आवाज में कहती है कि उसने बहुत मेहनत की है। ज़ेड लंबी सांस लेकर जवाब देता है कि असली मेहनत तो उन सब ने की, उसने तो बस थ्योरी दी और बदले में उन्हें नाराज कर दिया। तभी रीना उसे फिर से सिर पर हाथ फेरकर दिलासा देती है और कहती है कि जो लोग किसी चीज को समझते नहीं वे अक्सर अपसेट हो जाते हैं। जबकि ज़ेड अंदर ही अंदर फिर से पेट किए जाने पर बड़बड़ा रहा था, लेकिन उसकी आंखों में चमक बता रही थी कि यह हार नहीं बल्कि नई शुरुआत है। तभी उसकी नजर जिनलेस के भूले हुए ग्रिमवार पर पड़ती है और वो कहता है कि छोटी ग्लासेस वाली अपनी बुक भूल गई। वो किताब खोलकर पढ़ना शुरू करता है और जल्दी ही उसकी मैजिक का असली सच समझ जाता है। उसकी मैजिक मैटर को तोड़ने और फिर दोबारा बनाने पर आधारित थी। यह समझते ही वो जोर से किताब बंद करता है, क्योंकि उसके दिमाग में नई साइंटिफिक योजना बन चुकी थी। ज़ेड रीना द्वारा दिया गया ड्रिंक खत्म करता है और अब उसके चेहरे पर फिर से कॉन्फिडेंट सोच दिखाई देने लगती है। अचानक वो उत्साहित होकर रीना को बुलाता है और कहता है कि उसके पास नया आइडिया है। तभी रीना अचानक ब्लश करने लगती है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि ज़ेड ने उसी कप से ड्रिंक किया था जिससे वो पहले पी चुकी थी। लेकिन ज़ेड पूरी सीरियसनेस से 4 नई बड़ी मशीन्स की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि इनकी मदद से उन्हें बस विचेस को दोबारा काम पर लाना होगा। रीना प्यार से उसके चेहरे को साफ करते हुए कहती है कि उसने बहुत मेहनत की है, लेकिन ज़ेड तुरंत जवाब देता है कि असली मेहनत तो रीना ने की, क्योंकि उन्हीं की मैजिक से ये चारों मशीन्स बनी है। फिर वो उंगलियां चटकाकर अपने अगले एक्सपेरिमेंट की शुरुआत का इशारा करता है। तभी अचानक फ्लोरो और मजबूरी में वापस आई जिनलेस वर्कशॉप में लौटती है और फ्लोरो ताने भरे अंदाज में कहती है कि उनकी विचेस वापस काम करने आ गई है। हमेशा मौके का फायदा उठाने वाला ज़ेड कॉन्फिडेंटली जिनलेस से कहता है कि अब उसे पता है कि नाइट्रोजन को लिक्विड कैसे बनाना है। फ्लोरो हैरानी से हाँ बोलती है, जबकि जिनलेस की आंखों में डाउट और उम्मीद दोनों दिखाई देते हैं। फ्लोरो तिरस्कार से पूछती है कि एक नॉन मैजिक यूजर किसी विच को मैजिक सिखाने की हिम्मत कैसे कर सकता है, खासकर ऐसी आइस मैजिक जो लेडी रीना तक इस्तेमाल नहीं करती। कुछ पल के लिए ज़ेड उसके तीखे सवालों से घबरा जाता है और उसके माथे पर पसीना दिखाई देता है, लेकिन वो तुरंत खुद को संभाल लेता है और मुस्कुराकर कहता है कि शायद उन्हें यकीन ना हो, उसे थोड़ी बहुत आइस मैजिक खुद भी आती है। फ्लोरो अब भी भरोसा नहीं करती और कहती है कि जिस मैजिक को लेडी रीना तक नहीं जानती उससे ये आदमी कैसे जान सकता है, जबकि उसमें आइस अफिनिटी तक नहीं है। तभी सी बोल उठाकर कहता है कि ध्यान से देखो और मिरेकल देखने के लिए तैयार रहो। सॉल्ट पीटर आइस मेकिंग। इसके बाद वो बड़े बर्तन में पानी भरकर उसके अंदर छोटा कंटेनर रखता है और अपनी सिंपल साइंटिफिक सेटअप दिखाता है। फिर वो समझाता है कि उसका सीक्रेट इंग्रेडिएंट सॉल्ट पीटर है, जिसे पुरानी दीवारों से आसानी से निकाला और साफ किया जा सकता है। फ्लोरो मजाक उड़ाते हुए पूछती है कि क्या सच में? लेकिन ध्यान से देखने वाली जिनलेस धीरे से कहती है कि उसे सच में ठंड महसूस हो रही है। जी मुस्कुराकर समझाता है
कि जब सॉल्ट पीटर पानी में घुलता है तो वो इनर कंटेनर से हीट अब्सॉर्ब करता है। फिर नाटकीय अंदाज में कहता है कि अगर ये लगातार हीट अब्सॉर्ब करता रहे तो अंदर का पानी जम जाएगा। अगले ही पल सबकी आंखों के सामने बिल्कुल साफ बर्फ का टुकड़ा बन जाता है। जी गर्व से आइस क्यूब उठाकर बताता है कि आइस मैजिक का असली सिद्धांत हीट को अब्सॉर्ब और रिलीज करना है। ये देखकर फ्लोरो और जिनलेस दोनों पूरी तरह स्टन रह जाती है। फिर जी कैजुअली वो आइस जिनलेस को देते हुए कहता है कि खुद महसूस करो कि साइंस कितनी कूल हो सकती है। जिनलेस कांपते हाथों से बर्फ पकड़ती है और उसकी आंखों में धीरे धीरे नई समझ चमकने लगती है। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐसी ही शानदार कहानी और मजेदार साइंस मैजिक एडवेंचर्स के लिए चैनल को सपोर्ट जरूर